हेलो दोस्तों, आज हम आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 2025 में रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन से जितने भी सवाल पूछा है उस सभी सवाल का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन से टोटल 9 सवाल पूछा है, 9 के 9 सवाल का मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक दुर्लभ सिक्के के संग्रह में हर 5 गैर सोने के सिक्के पर एक सोने का सिक्का था। फिर संग्रह में 18 और सोने के सिक्के जोड़े गए, जिसके बाद सोने के सिक्के और गैर सोने के सिक्के के अनुपात 5:7 हो गया। अब संग्रह में कुल कितने सिक्के हैं? मैं सवाल क्या कह रहा कि जैसे में एक दुर्लभ सिक्के के संग्रह में हर 5 गैर सोने के सिक्के पर एक सोना का सिक्का है। मतलब क्या है? गैर सोना मतलब नन मेटल, नन गोल्ड इन है, नन गोल्ड और गोल्ड मतलब नन गोल्ड और गोल्ड का रेशो क्या होगा? हर 5 गैर सोने के सिक्के पर मतलब 5 गो अगर नन गोल्ड है तो उसमें से एक गोल्ड है, इसी का रेशो ने दिया हुआ है। सवाल क्या है? हर 5 गैर सोने के सिक्के पर एक सोने का सिक्का है, मतलब 5 अगर नन गोल्ड है तो उसमें से एक गोल्ड है। ये सवाल करना उसके क्या करा कि संग्रह में 18 और सोने के सिक्का को जोड़ देते हैं। अगर हम 18 सोना का सिक्का अगर इसमें और शामिल कर देते हैं तो सोने के सिक्के और गैर सोने के सिक्के का अनुपात 5:7 हो जाता है। तो सोने के सिक्के और गैर सोने के सिक्के 5 और 7 का रेशो हो जाता है कि नहीं? इन्हें करा सवाल क्या करा कि जिसमें नॉन गोल्ड और गोल्ड का रेशो 5:1 है। अगर हम 18 गोल्ड उसमें और जोड़ देते हैं तो इसका रेशियो 7:5 हो जाता है। इन्हें सवाल है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हम गोल्ड में चेंजिंग कर रहे हैं, तो गोल्ड में 18 जोड़ रहे हैं, लेकिन नॉन गोल्ड फिक्स है। पहले जितना नॉन गोल्ड था आज भी उतना ही नॉन गोल्ड है। नॉन गोल्ड में कोई चेंजिंग किया गया नहीं किया गया है, सिर्फ गोल्ड में चेंज किया गया। मतलब 18 गोल्ड उसमें और शामिल किया गया, लेकिन नॉन गोल्ड में कुछ किया गया नहीं। मतलब पहले जितना नॉन गोल्ड था आज भी उतना ही नॉन गोल्ड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पहले 5 है और यहाँ 7 है, तो दोनों के रेशो इक्वल बनाते हैं। कैसे बनेगा इसको? तो इसको हम क्या करते हैं? 7 से गुना करते हैं और इसमें क्या करते हैं? 5 से गुना करते हैं, क्योंकि नॉन गोल्ड तो समान है, पहले जितना था आज भी उतना ही है, दोनों को इक्वल बनाते हैं। कितना होगा? 7×5 = 35 और 7 यहाँ पर कितना होगा? 7×5 = 35 और 5×5 = 25 इन हो गया। तो यहाँ पर कितना 18 हमने शामिल किए थे, 18 जोड़ते कितना डिफरेंस आ रहा है? 18 डिफरेंस आ रहा है कि नहीं? मतलब यही 18 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है? 18 दिया है कि नहीं? मतलब 18 यूनिट का मान 18 मतलब कितना गुना? 1 गुना है कि नहीं? तो हमसे पूछ रहा है क्या कि अब मतलब वर्तमान में मतलब जिसमें 18 यूनिट का मान 18 दिया हुआ, 1 गुना दिया हुआ कि नहीं? तो हमसे पूछ कर रहा है अब मतलब वर्तमान में कितने सिक्के? तो वर्तमान में कितने सिक्के? 35 और 25 60। तो 60 भी का 1 गुना होगा कि नहीं? मतलब टोटल 60 सिक्का है कि नहीं वर्तमान में? यही आपसे पूछा था 60 सिक्का। अगला सवाल देखिए, दूसरा सवाल। दूसरा क्या कह रहे हैं? एक अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या और नर्सों की संख्या के बीच अनुपात 1:3 था। अस्पताल में 12 नए डॉक्टर के शामिल होने और 24 नर्सों का अस्पताल छोड़कर जाने से उनके बीच अनुपात 3:4 हो जाता है। तो अस्पताल से के और अधिक नर्सों के इस्तीफे के बाद अनुपात 1:1 हो जाता है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। सवाल कर रहा है कि ये सवाल अगर देखा जाए तो क्रॉस मेथड का सवाल है कि नहीं? कि जहाँ पर इनिशियल रेशो और फाइनल रेशो बीच में चेंजिंग है वहाँ पर क्रॉस मेथड लागू करते हैं कि नहीं? कि जैसे में डॉक्टर, जैसे में क्या है? डॉक्टर और नर्स
है ना। मतलब डॉक्टर कितना है और नर्स का रेशियो कितना है, 1:3 है कि नहीं। मतलब डॉक्टर और नर्स का रेशियो 1:3 है। अब इन्हीं से उसमें फिर क्या करके 12 नए डॉक्टर को शामिल कर देते हैं और 26 नर्स छोड़ के चले जाता है, तब उसका रेशियो कितना हो जाता है, 3:4। इनिशियल रेशियो फाइनल रेशियो दिया ना, चेंजिंग कितना दिया हुआ, मतलब डॉक्टर क्या हो रहा है, 12 हम शामिल कर रहे हैं, मतलब 12 डॉक्टर आ रहा है और नर्स क्या हो रहा है, 24 छोड़ के जा रहा है। ये ना हुआ। हमने क्या होता है कि जब इनिशियल रेशियो फाइनल रेशियो जब बीच में चेंज, तो वहाँ सीधे कोस में लागू करें। कोस में क्या होता है, तीछा तीछे गुना करके अंतर, जिसमें इन दोनों को तीछा तीछे गुना कीजिए और उसका अंतर ले 3 3 9 में 4, तो कितना होगा 5 यूनिट। तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, तो यहाँ पर भी तीछा तीछे गुना करके अंतर कीजिए, तो ये दोनों का तीछा तीछे गुना करके अंतर कीजिए, कितना होगा 24 तिया 72 माइनस है और 12 चौके 48। तब हमें क्या कर तीछा तीछा गुना करके अंतर करना, तो दोनों का जब अंतर करें तो जुड़ जाएगा कि नहीं, 120 कितना गुना है, 24 गुना है कि नहीं, 24 गुना है। तो यहाँ से हम इनिशियल मान निकाल सकते हैं कि नहीं। तो मतलब तो यहाँ पर नस कितना होगा, तो नस के शुरू में कितना 3 यूनिट है, तो ये भी 24 गुना होगा कि नहीं, ये भी 24 गुना होगा, मतलब क्या हुआ 72। मतलब शुरू में नर्स की संख्या कितना 72 था, तो डॉक्टर भी 24 गुना होगा, तो डॉक्टर की संख्या कितना हो गया 24। मतलब शुरू में डॉक्टर कितना था 24 और शुरू में नर्स कितना था 72। तब सवाल क्या पूछ रहा है, तो सवाल हमसे पूछ क्या रहा है, उस पर ध्यान दीजिए। सवाल क्या कर रहा है, तो शुरू में डॉक्टर कितना था 24, उसमें से 12 डॉक्टर और आ गया, तो डॉक्टर की संख्या कितना हो गया 36। डॉक्टर की संख्या कितना होगा 36 होगा कि नहीं। उसी तरह से शुरू में नर्स 72 था, उसमें से 24 नर्स छोड़ के चला गया, तो नर्स की संख्या कितना हो गया 48 वर्तमान में। मतलब वर्तमान में डॉक्टर की संख्या 36 है और नर्स की संख्या 48 है। अब क्या कर रहा है सवाल में कि अस्पताल से के और अधिक नर्स को इस्तीफा हो जाता है, मतलब के नर्स और छोड़ के चला जाता है, ठीक। तो इसका अनुपात 1:1 हो जाता है। मतलब के नर्स छोड़ के चला जाता है तो इसका रेशियो 1:1 हो जाए। 1:1 होने का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पर ध्यान हो कि डॉक्टर तो छोड़ के नहीं जा रहा, मतलब पहले जितना डॉक्टर था आज भी उतना ही डॉक्टर होना चाहिए। मतलब पहले 36 डॉक्टर था, तो आज भी 36 डॉक्टर होगा कि नहीं, तो 36 गुना करते हैं, तो यहाँ भी 36 गुना करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डॉक्टर तो फिक्स है, पहले जितना डॉक्टर था आज भी उतना ही डॉक्टर है, डॉक्टर तो कहीं छोड़ के गया नहीं है, न शामिल हुआ है। तो 36 और पहले भी 36 था, कितना पहले 48 नर्स था, अब 36 नर्स हो गया, कितना डिफरेंस आ रहा है 12। मतलब के का मान कितना होगा 12, तो ये हमसे पूछ रहा था के का मान कितना होगा 12, आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है, एक शहर में टैक्सी के किराए में तय की गई दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराए के साथ अस्थायी किराया भी जोड़ा जाता है। 35 किलोमीटर की दूरी के लिए भुगतान किया गया किराया 375 रुपया है और 48 किलोमीटर दूर के लिए भुगतान किया गया किराया 427 रुपया है। तो हमसे पूछ कर रहा कि कौन सा स्थायी किराया और प्रति किलो किराया कितनी ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कर रहा कि जैसे मैं एक शहर में टैक्सी के किराए में तय की गई दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराए के साथ अस्थायी किराया भी जोड़ा गया। मतलब क्या हुआ कि जैसे हम कोई टैक्सी बुक करते हैं तो उसमें जो पर अस्थायी जो किराया वो तो लेवे करेगा, उसके साथ साथ जितना किलोमीटर तुम जाओगे तो प्रत्येक किलोमीटर के हिसाब से भी पैसा लेगा। मतलब क्या हुआ कि जैसे में कोई टैक्सी जब बुक करते हो तो उसमें क्या होता है एक फिक्स किराया होता है कि उतना रुपये तुमको देना है, उसके साथ साथ प्रति किलोमीटर के हिसाब से भी पैसा लेता है। मतलब तुम जितना किलोमीटर जाओगे उसके हिसाब से भी तुमको पैसा लेगा। नहीं होगा कि जैसे में कोई टैक्सी है
तो जैसे में क्या है कि जैसे 35 किलोमीटर आदमी गया, जैसे 35 किलोमीटर आदमी गया, जैसे 35 किलोमीटर आदमी गया, ठीक गया, तो इसमें क्या हुआ, उसको फिक्स किराया भी लिया, जो फिक्स जो किराया होता से, जो फिक्स किराया होता से लेवे किया, ठीक, उसके साथ साथ पर किलोमीटर के हिसाब से भी किराया ले रहा है कि नहीं, पर किलोमीटर के हिसाब से भी किराया ले रहा है कि नहीं, मतलब फिक्स किराया और प्लस पर किलोमीटर के हिसाब से किराया ले रहा है। मतलब जो जैसे कोई व्यक्ति 35 किलोमीटर गया तो उसमें फिक्स किराया भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ साथ पर किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर हिसाब से जितने किलोमीटर गया उसके हिसाब से पैसा मिला हो। उसके साथ साथ कि जैसे में कोई व्यक्ति 48 किलोमीटर गया, 35 किलोमीटर गया, तो फिक्स किराया प्लस पर किलोमीटर के हिसाब से जैसे मैं सवाल क्या कर रहा, सवाल है कि जैसे में कोई व्यक्ति 35 किलोमीटर गया, जैसे में कोई व्यक्ति 35 किलोमीटर गया, ठीक, जैसे में कोई व्यक्ति अगर 35 किलोमीटर जाता है, जैसे कोई व्यक्ति 35 किलोमीटर गया, ठीक, जैसे 35 किलोमीटर गया तो उसको कितना रुपया देना पड़ा, 375 रुपया, इतना रुपया देना पड़ा है कि नहीं, ठीक। तो जैसे 35 किलोमीटर कोई आदमी गया तो उसको 375 रुपया देना पड़ा, तो 375 रुपया देना पड़ा, तो इसमें फिक्स किराया भी जुड़ा हुआ है और उसके साथ साथ पर किलोमीटर के हिसाब से भी पैसा जुड़ा हुआ, पर किलोमीटर के हिसाब से, मतलब 1 किलोमीटर जाने में जितना पैसा लगा उसके हिसाब से भी जुड़ा हो। उसके साथ साथ जब कोई व्यक्ति 48 किलोमीटर जाता है, कोई व्यक्ति 48 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना पैसा देना पड़ा, 427 रुपया देना पड़ा, इतना रुपया देना पड़ा है कि नहीं, देना पड़ा। तो इसमें भी क्या है, फिक्स किराया जुड़ा हुआ है, इसमें भी तो फिक्स किराया जुड़ा होगा, फिक्स जो पैसा वो तो लेवे करेगा, इसमें उग नहीं रहना, इसमें जो फिक्स जो किराया वो तो लेवे करेगा, वो थोड़ी छोड़ेगा नहीं, जैसे इसमें फिक्स किराया है और प्लस पर किलोमीटर के हिसाब से जो पैसा लेगा वो भी जुड़ा हुआ है कि नहीं, कि जैसे में कोई व्यक्ति 35 किलोमीटर जाता है तो उसको 375 रुपये देना पड़ता है, तो उसमें फिक्स किराया और पर किलोमीटर के हिसाब से भी पैसा जुड़ा हुआ दोनों। उसी तरह से कोई व्यक्ति 48 किलोमीटर जाता है तो उसको 427 रुपये देना पड़ता है, तो उसमें भी फिक्स किराया है और पर किलोमीटर के हिसाब से भी जुड़ा हुआ है कि नहीं, मतलब दोनों में फिक्स किराया तो फिक्स है कि तुम कितना किलोमीटर जाओ वो फिक्स किराया तो लेवे करेगा, तो फिक्स है। उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा ले रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा गया है, यहाँ 35 किलोमीटर जा रहा है, यहाँ पर 28 किलोमीटर जा रहा है, कितने किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है, 13 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है कि नहीं, यहाँ पर कितना 13 किलोमीटर क्या जा रहा है, एक्स्ट्रा जा रहा है कि नहीं, और यही 13 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने के लिए उसको कितना एक्स्ट्रा रुपया देना पड़ा, 375 की जगह पर 427 पे देना पड़ा, कितना ज्यादा देना पड़ा, तो घटाइए कितना होगा, 2 7 5 12 52 रुपया, 5 2 7 7 5 12 52 रुपया देना पड़ा है कि नहीं, मतलब 13 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने के लिए उसको कितना 52 रुपया देना पड़ेगा, कि यहाँ पर फिक्स किराया फिक्स है, तो यहाँ पैसा में जो चेंजिंग आ रहा है वो क्या प्रति किलोमीटर के हिसाब से चेंजिंग आ रहा है, को जितना किलोमीटर एक्स्ट्रा गया होगा वो उसके हिसाब से, मतलब 13 किलोमीटर जाने के लिए उसको 52 रुपया देना पड़ा, कितना गुना है, 4 गुना है कि नहीं, मतलब 1 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना रुपया देना पड़ा है, 4 रुपया देना पड़ा है कि नहीं, 1 किलोमीटर 13 किलोमीटर जाने के उसको 52 रुपया देना पड़ा, तो 1 किलोमीटर जाने के लिए कितना रुपया देना पड़ा, 4 रुपया देना पड़ा है कि नहीं,
जैसे मैं देखा जाए कि जैसे मैं 375 रुपये 35 किलोमीटर जाने के लिए ले रहा था, तो उसमें फिक्स किराया और पर किलोमीटर के हिसाब से जो पैसा ले वो भी जुड़ा हुआ है। उसी तरह से कोई व्यक्ति 48 किलोमीटर जा रहा है, तो उसमें 427 पर ले रहा है, तो उसमें भी फिक्स किराया और पर किलोमीटर के हिसाब से जुड़ा हुआ। तो यहाँ पर दोनों में देखा जाए फिक्स किराया तो फिक्स है, तो जो पैसा में जो चेंजिंग जो आ रहा है पर किलोमीटर के हिसाब से ना चेंज आ रहा है। तो देख रहे हैं कि कितना किलोमीटर वो एक्स्ट्रा जा रहा है, तो 13 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है, तो ये 13 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाने के लिए उसको कितना रुपये ज्यादा देना पड़ा, 52 रुपये देना पड़ा। मतलब 1 किलोमीटर के हिसाब से कितना पैसा ले रहा है, 4 रुपया, मतलब प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो 4 रुपये ले रहा है। तो ये तो हमसे पूछ रहा था, तो क्या है ऑप्शन अगर दिए तो 4 रुपये दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमको 1 किलोमीटर के जाने के लिए कितना रुपये ले रहा है, 4 रुपया, तो किस ऑप्शन में दिखा दे, डी ऑप्शन में आंसर हो गया। अगर यहाँ से हमको फिक्स किराया निकाल चाहते हैं तो कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा। जैसे में देखा जाए कि 35 किलोमीटर को व्यक्ति जा रहा है, तो 1 किलोमीटर के लिए उसको 4 रुपये देना पड़ता है। तो 35 किलोमीटर को व्यक्ति जाएगा तो कितने रुपये देना पड़ेगा, तो गुना करते हैं 35 गुना 4 से, 5 का 20 और 4 बात है 14, 140 रुपये देना पड़ेगा कि नहीं। जैसे में कोई व्यक्ति 35 किलोमीटर गया और 1 किलोमीटर के लिए उसको 4 रुपये देना पड़ता है, तो 35 किलोमीटर जाने के कितना रुपये देना पड़ेगा, 140 रुपये देना पड़ेगा कि नहीं, मतलब 118 रुपये देना पड़ेगा। उसके साथ साथ इसमें फिक्स प्राइस भी तो जुड़ा हुआ है, तो 35 किलोमीटर जाने के उसको 375 रुपये देना पड़ा, लेकिन वो दे के था 140 रुपया, तो बाकी जो पैसा वो दिया हो कितना फिक्स प्राइस में दिया हो कि नहीं, कितना 5 घटा देते, 375 में 140 घटा देते हैं 3, 235 रुपया, मतलब जो फिक्स किराया था 235 रुपया था कि नहीं। जैसे में 1 किलोमीटर जाने के उसको 4 रुपये देना पड़ा, तो 35 किलोमीटर गया तो 140 रुपये उसको देना पड़ेगा कि नहीं। उसके साथ साथ तो लेकिन देख के था 375 रुपये दे रहा है, इसका मतलब बाकी जो पैसा फिक्स में दे रहा होगा, तो 235 रुपया वो क्या दे रहा है, फिक्स पैसा दे रहा है, मतलब इतना रुपये लेवे करेगा तो कितने किलोमीटर जाए। जिसमें कोई टैक्सी बुक करते हो तो उसका जो फिक्स किराया है वो तो लेता है, उसके बाद तुमको पर किलोमीटर के हिसाब से पैसा लेता है कि 235 रुपया तो तुमको लेवे करेगा, उसके साथ साथ तुम जितना किलोमीटर जाओगे उसके हिसाब से पैसा जोड़ेगा। तो 35 किलोमीटर जाओ या 48 किलोमीटर जाओ, 235 रुपये लेवे करेगा तुमसे, फिक्स है। तो फिक्स प्राइस तुमसे 48 किलोमीटर के थ्रू भी निकाल सकते हो, तो यहाँ भी फिक्स प्राइस भी कितना आएगा, 235 रुपये आएगा, ये तो फिक्स है दोनों जगह। उसके बाद पर किलोमीटर के हिसाब से यहाँ भी जोड़ सकते हो, आंसर आ जाएगा। यही सवाल से पूछ रहा था, डी आंसर हो गया कि नहीं। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल देखिए। चौथा क्या कह रहा कि एबीसी एसोसिएशन की बैठक अगले महीने के दूसरे रविवार की होनी है। प्रति व्यक्ति पंजीकरण की लागत 50 रुपया है, मतलब एक व्यक्ति के पंजीकरण पर 50 रुपये खर्चा होता है। प्रतियोगियों को 24 रुपये की अतिरिक्त लागत पर दोपहर का भोजन उपलब्ध कराया जाता है, मतलब भोजन का खर्चा कितना है, 24 रुपया एक व्यक्ति पर है। यदि दोपहर के भोजन के लिए भुगतान करने वाले प्रतियोगियों की संख्या भुगतान न करने वाले प्रतियोगियों की संख्या 100 अधिक है, और यदि पंजीकरण तथा दोपहर के भोजन के लिए कुल प्राप्तियां इतने रुपया है, तो क्रम से कितने व्यक्ति ने पंजीकरण करवाया और कितने ने दोपहर का भोजन किया। इन्हें सवाल क्या करा कि दोपहर के भोजन के लिए भुगतान करने वाले प्रतियोगियों की संख्या भुगतान न करने वाले प्रतियोगियों से 100 अधिक है। तो हमने माना कि एक्स ने भुगतान न किया होगा पैसा। जैसे में एक्स था, हमने माना कि एक्स व्यक्ति ने भोजन का पैसा भुगतान नहीं किया है। इन्हें सवाल है, मतलब जैसे सवाल का हुआ कि भोजन के लिए भुगतान करने वाले व्यक्तियों की संख्या भुगतान न करने वाले से 100 ज्यादा है। तो हमने माना कि एक व्यक्ति ने भोजन नहीं किया है, तो भोजन करने वाले कितने व्यक्ति हैं, 100 ज्यादा, x + 100 है कि नहीं।
जैसे में एक व्यक्ति ने भुगतान नहीं किया, मतलब एक व्यक्ति ने भोजन नहीं किया, तो भोजन करने वाला व्यक्ति कितना एक्सप्रेस है कि नहीं, मतलब इतना व्यक्ति ने भोजन किया है। अब सवाल क्या कर रहा कि पंज हर एक व्यक्ति के पंजीकरण पर 50 रुपये खर्चा होता है और हर एक व्यक्ति के भोजन पर 24 रुपये खर्चा होता है। अगर अगर व्यक्ति कोई व्यक्ति अगर भोजन करता है तो उसको टोटल कितना खर्चा पड़ जा रहा है, 50 + 24 74 रुपये खर्चा पड़ जा रहा है कि नहीं। जैसे कोई व्यक्ति अगर भोजन करता है तो उसको कितने रुपए पड़ जा रहा है, भोजन के खर्चा पर 24 रुपया और पंजीकरण पर उसको 50 रुपया, मतलब एक व्यक्ति जब भोजन करता है तो उसको टोटल 74 रुपये खर्चा पड़ जा रहा है कि नहीं, 74 रुपया। तो इतना कितना व्यक्ति ने भोजन किया, x + 100, तो कितना रुपया होगा, 74 से गुना कर देते रुपया होगा कि नहीं। जैसे में एक व्यक्ति को भोजन करता है तो उस पर कितना रुपया खर्चा हो जा रहा है, पंजीकरण पर 50 रुपया और भोजन पर 24 रुपया, मतलब टोटल 74 रुपया हो जा रहा है कि नहीं। तो कितने व्यक्ति ने भोजन किया था, x + 100, मतलब इतना रुपया होगा कि नहीं। उसी तरह से एक व्यक्ति था, इसने भोजन नहीं किया तो इस पर सिर्फ पंजीकरण का ही पैसा खर्चा होगा कि नहीं, 50 रुपया। जैसे एक व्यक्ति भोजन नहीं किया तो इस पर खर्चा सिर्फ पंजीकरण पर ही होगा, पंजीकरण में जितना रुपया खर्चा हो 50 रुपया हो रहा है इतना रुपया, तो दोनों मिलाकर टोटल कितना खर्चा हो रहा है, कितना दिया 69 400, दोनों इक्वल कर देने से दिया है। तो कितना 74 4 7 5 12 124x बराबर कितना होगा 7400, घटावेंगे तो ना होगा 00 0 62 आगे कि नहीं। यहाँ से x का मान कितना होगा 62 2 500, मतलब 500 हो गया कि नहीं, x का मान कितना 500 हो गया कि नहीं। आप सवाल में क्या पूछ रहा, तो कम से कितने व्यक्ति ने पंजीकरण कराया और कितने व्यक्ति ने दोपहर का भोजन किया। तो दोपहर का भोजन कितना किया, x + 100, मतलब दोपहर का भोजन तो 100 600 किया है, दोपहर का भोजन कितना x + 100 मतलब 600, और कितने लोगों ने पंजीकरण करवाया था, भोजन करने वाली संख्या x + 100 है और भोजन न करने वाले x है, तो पंजीकरण कितना करवाया 2x + 100 करवाया कि नहीं पंजीकरण। तो कितना होगा, x के जगह पर 500 रखेंगे तो 1000 1100 हो गया कि नहीं। तो ये आपसे पूछा 1100 600, आंसर आ गया। अगला सवाल देखिए पचमा क्या कह रहा है, ये सवाल समानुपात का है कि नहीं। सवाल क्या कह रहा है, समानुपात मतलब क्या होता है कि 21:6 और x के साथ जो रेशियो है वही रेशियो x और 49 के साथ है। ये बीच में 4 बिंदु जो देश का मतलब क्या होता है, समानुपात होता है। और समानुपात मतलब क्या होता है कि 21:6 और x के साथ जो रेशियो है वही रेशियो x और 49 के साथ ही समानुपात होता है। और समानुपात का नियम क्या कहता है कि ये दोनों का मल्टीपल और ये दोनों का मल्टीपल आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। याद रखिएगा, समानुपात मतलब क्या हुआ कि बीच वाले दोनों का मल्टीपल और ये लास्ट वाले दोनों का मल्टीपल आपस में क्या होना, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर देखा जाए कि 21.6 जो है ना एक 3 का मल्टीपल है, 21.6 का 3 का मल्टीपल है, तो निश्चित है कि x भी कोई 3 का मल्टीपल ही रहा होगा, कहा कि बीच वाले दोनों का मल्टीपल और लास्ट वाले दोनों का मल्टीपल आपस में इक्वल होना चाहिए। तो अगर 21.6 3 का मल्टीपल है तो x भी तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ऑप्शन से देखिए कौन 3 का मल्टीपल है, है नहीं है, ये है, ये 3 का मल्टीपल है, 5 और 9 ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 3 6 ये भी 3 का मल्टीपल है। तो एक ही ऑप्शन बी आंसर होगा, 3 का मल्टीपल सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर सोल्व करना तो कैसे होगा, तो बीच वाले दोनों का मल्टीपल मतलब एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का मान कितना होगा 21:6 और गुने 29.5, एक्स स्क्वायर का मान आ गया कि नहीं। तो एक्स का मान कितना होगा, इसका अंडर रूट, जैसे एक्स स्क्वायर का मान कितना होता है तो एक्स का मान कितना नोट कर दिए। अब यहाँ पर देखा जाए 21.6 क्या होता है 6 का क्यूब, तो 6 स्क्वायर गुने 6
और गुने 29.4 को हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 से काटेंगे तो होगा 9 27 2 8 24 गुने 3। जैसे 29.4 है, इसको अगर हम 3 से काटेंगे तो कितना होगा? 98 गुने 3 आएगा कि नहीं? 98 गुने 3, और 98 गुने 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 98 गुने 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 98 को क्या लिख सकते हैं? 49 गुने 6। जैसे में 98 गुने 3 आया, तो जैसे में कितना आ गया? 98 गुने 3 आया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 49 गुने 6 लिख सकते हैं कि नहीं? और इसका अंडर रूट, और यहाँ पर 6 इसको आते हैं, यहाँ से एक 6 निकलेगा बाहर, और 6 यहाँ भी 6 है, तो एक 6 और यहाँ से निकल गया, और 49 का अंडर रूट करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब क्या होगा? 7 के 42 गुने 6, 6 दूनी को 12, 6 चौका 24 1 25। ये आंसर हो गया कि नहीं? इस सॉल्व करना चाहते तो, लेकिन एग्जाम में सॉल्व नहीं करना, सीधे ऑप्शन से छाड़ देना। अगला सवाल देखिए, छठा क्या कह रहा? ये भी समानुपात का सवाल है कि नहीं? तो समानुपात में क्या बताए थे कि बीच वाले दोनों का मल्टीपल और लास्ट वाले दोनों का मल्टीपल आपस में क्या होता है? इक्वल होता है कि नहीं? समानुपात में क्या बताए थे कि बीच वाले दोनों का मल्टीपल, लास्ट वाले दोनों का मल्टीपल आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। अगर 11.6 देखा जाए तो 2 का मल्टीपल है, तो निश्चित है कि एक्स भी को एक 2 का मल्टीपल रहा होगा, क्योंकि 11.6 अगर 2 का मल्टीपल है तो एक्स भी तो 2 का मल्टीपल होगा। ये 2 का मल्टीपल है, नहीं है, ई है, नहीं है, ई है, नहीं है, ये आंसर होगा, खत्म। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर सॉल्व करना चाहते तो कीजिए, कैसे होगा सॉल्व? क्या होगा? एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा? 11.6 और गुने 2.9 होगा कि नहीं? एक्स स्क्वायर का मान, तो एक्स का मान क्या होगा? इसका अंडर रूट, और 11.6 देखा जाए कितना होगा? 29.9 गुने 4 और गुने 2.9 का अंडर रूट, और 2.9 एक अंडर रूट निकालेगा, 4 का अंडर रूट 2, कितना होगा? 5.8। और ये आपका आंसर होगा कि नहीं? अगला सवाल देखिए, 7वां सवाल। यदि ये भी समानुपात का सवाल है, तो समानुपात में क्या बताएं कि बीच वाले दोनों का मल्टीपल और लास्ट वाले दोनों का मल्टीपल आपस में क्या होता है? इक्वल होता है कि नहीं? अगर देखा जाए कि 46.4 एक 2 का मल्टीपल है, तो एक्स भी तो कोई 2 का मल्टीपल रहा होगा, तो ये 2 का मल्टीपल है, नहीं, आंसर गलत हो गया। अब देखा जाए कि 2.9 है, तो इसका मतलब क्या? एक्स भी 2.9 का मल्टीपल है, 29 का मल्टीपल रहा होगा। जैसे देखा 2.9 दिया हुआ, तो एक्स भी तो 2.9 का मल्टीपल रहेगा, कौन है? सी, ताकि ये दोनों 2.9 का मल्टीपल नहीं है। एक आंसर हो गया, खत्म। सॉल्व करना नहीं करना है, इसको सॉल्व करना चाहते तो कीजिए। क्या होगा? जैसे अब बताओ, उसे निकालिए अंडर रूट करके। 46.4 और गुने 2.9 का अंडर रूट करिए, ये आपका एक्स का मान निकल जाएगा। 46.4 क्या है? अगर देखा जाए 4 से काटेगा तो कितना होगा? 8 25 40, 8 25 40 38 64 58 गुने 8 होगा कि नहीं? और गुने 2.9, और 58 में क्या 29 छुपा हुआ, 29 का जब यहाँ पर अंडर रूट लेंगे तो एक 29 निकल जाएगा कि नहीं? 2.9 बाहर। उसी तरह से 8 दूनी के 16 का रूट क्या होगा? 4, तो 9 चौके 36, 4 दूनी के 8 3 11, 11.6 होगा कि नहीं? आंसर होगा। लेकिन एग्जाम में सोल्व नहीं करना, सीधे ऑप्शन से चल देना। अगला सवाल देखिए, 8वां सवाल।
ये भाई सवाल समानुपात का है कि नहीं? तो क्या होगा, बीच वाले दोनों का मल्टीपल और लास्ट वाले दोनों का मल्टीपल इक्वल होगा। तो अगर 50 देखा जाए 5 का मल्टीपल है तो एक से भी 5 का मल्टीपल होगा तो कौन है, डी आंसर होगा, खत्म। पूरा सोल्व करना है, नहीं करना है? अगर सोल्व करना है तो सोल्व कीजिए। 50 गुने 32 का अंडर रूट x होगा। 50 मतलब 25 का दुगना और 32 को कर से तो 16 गुने 2 अंडर रूट 25 मतलब 5 और 16 मतलब 4 2 4 काट 5 40। आंसर आ गया कि नहीं? ये आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए 8वां 9वां सवाल देखिए। 9वां का ई समानुपात का सवाल है कि नहीं? तो इसमें क्या होगा, ये दोनों का मल्टीपल इक्वल होगा कि नहीं? तो 26.8 2 का मल्टीपल है तो एक से भी 2 का मल्टीपल रहा होगा और 2 का मल्टीपल का एक एक वही है, खत्म। आंसर हो गया। सोल्व करना है, नहीं सोल्व कीजिए तो क्या होगा, 26.8 और गुने 67 का अंडर रूट ये x हो गया। अब देखा जाए तो क्या होगा, 7 28 6 24 26 67 का 4 गुना है कि नहीं, और गुने 60.7 का अंडर रूट ये क्या होगा 60.7 और 4 का 2 7 4 2 6 12 13 7 4 6 12 13 हो गया कि नहीं? आंसर हो गया। देखिए समानुपात से टोटल 5 सवाल पूछा था एग्जाम में, पांचों के पांचों सवाल मैं करवा दिया हूँ और पांचों को हम ऑप्शन से ही छाड़ दे, सवाल को सोल्व नहीं करना है, इन्हें किसका अंडर रूट निकालते जाना है। नहीं अगर 5 सवाल पूछा तो पांचों को हम ऑप्शन से ही छाड़ दिए हैं, तो एग्जाम में भी इसी तरह से छाड़ देना, इन्हें के अंडर रूट मत निकालना। ठीक, तो रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन से टोटल 9 सवाल पूछा था एग्जाम में, 9 के 9 सवाल का मैं सोल्यूशन करवा चुका हूँ, जिसमें रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन से 5 सवाल पूछा और पांचों को भी मैं ऑप्शन से छाड़ दिया हूँ। जय हिंद दोस्तों।